तो भाई 1 अगस्त 2023 से आप सभी के लिए ई इनवाइजिंग कंपलसरी हो गई है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं पहले ऑलरेडी 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए ई इनवाइजिंग कंपलसरी हो गई है। अब तक की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो थी 10 करोड़, लेकिन इसको रिड्यूस करके 1 अगस्त 2023 से इसको कंपलसरी कर दिया है उन सभी के लिए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ की है या 5 करोड़ से ज्यादा की। अब ये 5 करोड़ कैसे आप काउंट करेंगे कि क्या इस फाइनेंशियल ईयर में होगी या पिछले फाइनेंशियल ईयर में होगी, तो कब से कब तक की टर्नओवर को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्नओवर काउंट की जाएगी तो ये प्रीसीडिंग जो ईयर है आपका, प्रीसीडिंग का मतलब है कि जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2017 से लेके और आज तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा थी तो आपको 1 अगस्त से ई इनवाइजिंग करना मैंडेटरी है। अब ई इनवाइजिंग कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, ना ही इतना बड़ा कोई तीर है भाई आप ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल है ई इनवाइजिंग। इससे आपको बहुत सारे फायदे भी हैं और कुछ लोगों के लिए नुकसान भी हो सकते हैं, वो अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो इसके फायदे ही है, आपको इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि यार हमारी टर्नओवर कैसे हम काउंट करें, हमारी टर्नओवर तो 5 करोड़ क्रॉस ही नहीं करी है, तो हम उसमें ई इनवाइजिंग कंपलसरी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा तसल्ली रखिए, मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया 5 करोड़ की टर्नओवर आप इस फाइनेंशियल ईयर में काउंट नहीं करेंगे, बल्कि जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है तब से लेके अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि 17-18 में, 18-19 में या 19-20 में या 20-21 में या 21-22 में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गई थी या इस फाइनेंशियल ईयर में कर गई है अभी तक या 1 अगस्त तक, तो आपको ई इनवाइजिंग। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ई इनवाइजिंग है क्या यार, ये इतना हवा बना रखा है, ये ई इनवाइजिंग है क्या। तो यार ये ई इनवाइजिंग एक तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक इनवाइज है। अब इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस कैसा है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में इनवाइस बनाएंगे और वहां पे अपने जीएसटी का जो आपका एपीआई आईडी और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है वो डालेंगे, तो वो आपकी जो इनवाइस की जो डिटेल है वो जीएसटी पोर्टल में सीधा चली जाएगी, यानी कि ई इनवाइस पोर्टल में चली जाएगी। और जब ई इनवाइस पोर्टल में चली जाएगी तो वो वहां से ऑटोमेटिकली आपके इनवाइस में एक एक्नॉलेजमेंट आईडी नंबर या एआरएन नंबर जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगा, और एक्नॉलेजमेंट आईडी नंबर भी आपके इनवाइस में आ जाएगा और एक क्यूआर कोड बन के आ जाएगा। तो जिससे कि ये साबित होता है कि जो आपका जो इनवाइस है वो ई इनवाइस है। अब ये इनवाइस आप डायरेक्ट जीएसटी के या ई इनवाइजिंग के पोर्टल में जाके नहीं बना सकते हैं, इसके लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर का या ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ऑफलाइन यूटिलिटी जो है आपकी वो जनरेट करेगी जेसन फाइल को, और जेसन फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं ई इनवाइजिंग के पोर्टल में। वो आप बल्क में भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ई इनवाइजिंग के पोर्टल में आपने रजिस्टर कर दिया और ई इनवाइजिंग के पोर्टल में गए और वहां पे जैसे कि आप ई वे बिल बनाते हैं वैसे आप ई इनवाइस बना लें, तो ऐसा नहीं है। ई वे बिल कॉन्सेप्ट अपना अलग कॉन्सेप्ट है और ई इनवाइजिंग कॉन्सेप्ट अपना अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसको मिक्स मत करिए। ई वे बिल आपका वैसे ही चलेगा जैसा आपका चला आ रहा था, लेकिन ई इनवाइस आपकी कंपलसरी हो जाएगी अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ हो गई है, तो आपको ई इनवाइस जनरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी में ई इनवाइजिंग की फैसिलिटी पहले से ही अवेलेबल है, क्योंकि पहले जो ई इनवाइजिंग एप्लीकेबल की गई थी वो की गई थी जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ है, फिर उसको रिड्यूस करके ले आए थे जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ है, फिर 1 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 10 करोड़, और अब जो है लास्ट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 5 करोड़। तो ये क्लियर है कि किसको ई इनवाइजिंग करना है और किसको नहीं करना है। अब ई इनवाइजिंग में होता क्या है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। ध्यान ऐसे रखनी है क्योंकि आप अपनी गलतियों को यहाँ पे सुधार नहीं सकते। अगर आपसे गलती हो गई तो समझ लो उसको सुधारने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरह से आप अपनी ई इनवाइजिंग में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए। तो जैसे ही आप अपने सॉफ्टवेयर में ई इनवाइस बनाते हैं, यानी कि इनवाइस बनाते हैं और अपना एपीआई का आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो आपका जो ई इनवाइस है वो जनरेट हो जाएगा। अब जनरेट होने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में, आपके सॉफ्टवेयर में ई इनवाइस तो जनरेट हो ही गया है, आप उसको डायरेक्ट वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं। आपको ई इनवाइसिंग के पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है इनवाइस को प्रिंट निकालने के लिए। लेकिन अगर आपके इनवाइस बनाने में कोई गलती होगी, जैसे कि आपने गलत पार्टी का इनवाइस बना दिया, या आपने जो आपका क्वांटिटी था क्वांटिटी में फर्क था, या फिर आपके रेट में फर्क था, आप चाहते हैं भाई ये इनवाइस तो गलत बन गया, अब इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसको, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका ई इनवाइस बन गया तो आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, किसी भी तरह की अमेंडमेंट ई इनवाइस में नहीं हो सकती है। लेकिन इसके लिए आप इस बिल को, जैसे कि आपने ई इनवाइस बनाया, उस बिल को 24 घंटे के अंदर में आप उसको कैंसिल जरूर कर सकते हैं। ध्यान रखना 24 घंटे का टाइम मिलता है आपको, 24 घंटे के अंदर आप उस बिल को कैंसिल कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर से भी और अपने ई इनवाइजिंग पोर्टल से भी। आप सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट करते हैं तो अगर आपका सॉफ्टवेयर इस तरह की फैसिलिटीज देता है कि वो डायरेक्टली आपके पोर्टल में जाके वो इनवाइस भी कैंसिल हो जाए जो आप अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं, तो वो अच्छी बात है। और ये लगभग सभी सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटीज उपलब्ध है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है, ई इनवॉइसिंग के पोर्टल में आप बिल को डिलीट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कैंसिल कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो यहाँ पे बेहतर यही है आपके लिए कि आपके इनवॉइस में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आप 24 घंटे के अंदर में उसको कैंसिल कर सकते हैं। और अगर 24 घंटे से ऊपर हो गया तो आपका जो इनवॉइस है वो आपको वहां दिखेगा ही नहीं, ई इनवॉइसिंग के पोर्टल में नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली वहां से शिफ्ट होकर आपकी जीएसटीआर 1 में चला जाएगा। तो उसके बाद तरीका यह है कि आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, जो भी आपने जिस तरह से भी आपने जो है उसको मेंटेन करना है, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू उस पर्टिकुलर इनवॉइस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो आपकी ई इनवाइजिंग है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ B2B इनवाइजेस ही जो है आपकी ई इनवाइस बनेगी। मतलब जो आप इनवाइस रेज कर रहे हैं, जो आप ई इनवाइस आपका बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर को ही बनेगा जिसके पास जीएसटी नंबर है। जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, या आप कैश में सेल कर रहे हैं या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए ई इनवाइजिंग कंपलसरी नहीं है। अब इस केस में आपकी जो जीएसटी की रिटर्न है वो कैसे प्रिपेयर होगी? वैसे तो हमारे YouTube चैनल पे पहले ही ई इनवाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाली हुई हमने, आप वहां से देखे ई इनवाइजिंग कैसे एप्लीकेबल करना है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन में जो है नए रिलीज, जो टैली का नया रिलीज है उसके साथ भी जो है ये वीडियो आने वाली है कि आप टैली से ई इनवाइजिंग को कैसे स्मूथनेस तरीके से कर सकते हैं जिसमें कि आपको कोई एरर नहीं आएंगे। तो टैली के नए रिलीज 3.0.1 में कैसे आपने ई इनवाइजिंग करना है वो मैं आपको अभी कुछ दिन में वीडियो आपके लिए आ जाएगा और जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन रिटर्न कैसे बनेगी इस केस में, क्योंकि आपकी ई इनवाइस जनरेट हो गई है, उसके बाद जीएसटी की जीएसटीआर 1 कैसे आप फाइल करेंगे, 3B कैसे फाइल करेंगे, उसके लिए भी आने वाले कुछ दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ, नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।